हेलो फ्रेंड्स, ये गॉस का प्रमेय का सेकेंड लेक्चर है। ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोग विद्युत फ्लक्स के बारे में समझे थे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग गॉस के प्रमेय को प्रमाणित करेंगे। ठीक है। गॉस का प्रमेय जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब लगभग हर एक साल रिपीट होते रहते हैं, 1-2 साल करके ऐसे ये रिपीट होते रहते हैं। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक भी फ्लक्स से ही रिलेटेड है। जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये लेक्चर भी क्या है, मतलब गॉस का प्रमेय भी विद्युत फ्लक्स से ही रिलेटेड। ठीक है। तो आज हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ये गॉस का प्रमेय क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। अब देखिए, गॉस का प्रमेय समझने से पहले हमें घन कोण के बारे में समझना होगा। जो सुनने में एक नया चीज लग रहा है, घन कोण क्या होता है। ठीक है। तो आज इसको हम लोग समझेंगे। समतल कोण भी क्या होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग गॉस के प्रमेय को प्रमाणित करेंगे। ठीक है। अब देखिए, पहले हम लोग समतल कोण को समझते हैं। इस मान लीजिए मेरे पास एक वृत्त है। ठीक है। यहाँ पर इस वृत्त का केंद्र है O, ये इसकी त्रिज्या R है यहाँ से, और यहाँ से ये इसका एक चाप है, चाप L है, त्रिज्या R है, और ये केंद्र पर मान लीजिए कोण कितना बन रहा है, थीटा। तो कोण थीटा बराबर क्या होता है, चाप L बटे में त्रिज्या R, और ये किस में होता है, रेडियन में। ठीक है। देखिए, ये जो कोण थीटा है, जो हम लोग अभी तक मतलब जो भी पढ़ते आ रहे हैं थीटा के बारे में, वो उसको हम लोग सिंपल कोण बोलते हैं। लेकिन वो साधारण कोण नहीं, बल्कि उसका नाम समतल कोण है। वो समतल कोण ही होता है। ये जो हम लोग कोण पढ़ते हैं यही समतल कोण है। ठीक है। तो समतल कोण इसको लिख सकते हैं हम लोग, समतल कोण थीटा बराबर कितना है, L/R। ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम इस पूरे वृत्त की बात करें कि पूरे वृत्त पर यहाँ पर समतल कोण कितना बनता है, तो देखिए, अगर पूरे वृत्त की बात करें तो थीटा बराबर ये L कितना हो जाएगा पूरे वृत्त के लिए। देखिए, ये L जो है पूरे वृत्त के लिए ये परिधि हो जाएगा ना, L ये पूरा, तब जो वृत्त की सबसे बड़ी चाप होगी वो क्या होता है, वो त्रिज्या होता है ना। ये यहाँ से घूम के ऐसे आएगा, तो यहाँ पे L कितना हो जाएगा, 2πr। वृत्त की परिधि यही ना होता है, 2πr बटे में R। तो ये R/4 कट गया, कितना है, 2π रेडियन। ठीक है। ये समतल कोण थीटा बराबर कितना होता है, 2π रेडियन, एक पूरे वृत्त के लिए। अब देखिए, इसको हम लोग समतल कोण क्यों बोलते हैं। जैसे देखिए, ऐसे कल्पना कीजिए कि ये वृत्त है, वृत्त जो है वो वृत्त ही है, तो ये कागज का मतलब टुकड़ा है, ये वृत्ताकार कागज का टुकड़ा है। इस कागज के टुकड़े में से हमने ये वाला भाग जो ऐसे आकृति का बना है, ये हमने काट लिया, उसमें से काट के ऐसे निकाल दिया। तो जो हमें आकृति दिखेगा ऐसा, ये आकृति ऐसे दिखेगा। तो ये आकृति जो है वो आकृति एक समतल आकृति होती है। वो कैसी आकृति होती है, एक समतल। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड क्या है, समतल है। वैसे ही पेपर होता है ऐसे, इस मतलब इस आकृति का जो पेपर होगा वो आकृति क्या होगा, समतल आकृति होगा। ठीक है। तो समतल आकृति के बीच यहाँ पे जो कोण बनता है थीटा, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, समतल कोण बोलते हैं। मतलब समतल आकृति के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, समतल कोण। जैसे सोचिए, यहाँ पर एक रेखा है, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु है, ये हमने इस रेखा के दोनों छोर को यहाँ पे मिला दिया। तो ये जो आकृति बनी त्रिभुज का, ये त्रिभुज की आकृति क्या है, एक समतल आकृति है। और यहाँ पे जो एंगल बनता है थीटा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, समतल कोण। समतल आकृति के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, समतल कोण। ठीक है। तो ये तो समतल कोण की बात है। हमें समझना है घन कोण। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक पृष्ठ है, ये किसी आकृति का ये पृष्ठ है। ठीक है। ये कोई समतल पृष्ठ है,
अब यहाँ पर हम एक बिंदु सोचते हैं, एक पॉइंट पी है, और हम क्या करते हैं कि इस समतल आकृति के जो पृष्ठ की परिसीमा है, ये जो किनारा है, ठीक है, इस किनारे के प्रत्येक बिंदु पर यहां से हमने ये छेद कर करके यहाँ पे धागा बांध दिया है हर एक बिंदु पर, ठीक है। और इस धागे को कल्पना कीजिए कि हम यहाँ पे मिला रहे हैं प्रत्येक बिंदु को ऐसे। अच्छा सोच के देखिए, हमने क्या किया, इस पृष्ठ के परिसीमा के सारे बिंदुओं को धागे से बांध कर ऐसे एक बिंदु पर मिला दिया, तो यहाँ पे जो आकृति बनेगी वो आकृति एक घन की आकृति होगी। घन करने का मतलब ये वाला घन नहीं, ये घन नहीं, घन का मतलब होता है एक सॉलिड, मतलब यहाँ पर जो आकृति बनेगी वो एक सॉलिड आकृति बनेगी, वो घन आकृति कहलाती है। घन का मतलब सिर्फ यही है, ठीक है। कोई भी आकृति, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये पेन बेलनाकार है, लेकिन ये आकृति क्या है, घन आकृति होता है। हम लोग लिखते हैं आयतन निकालते हैं, आयतन निकालते हैं तो आयतन बराबर जो भी मान आता है, मान लीजिए 24 घन मीटर लिखते हैं ना हम लोग, घन मीटर, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। तो ये आकृति क्या बनेगी, एक घन मतलब सॉलिड बनेगी। सॉलिड करने का मतलब वो शंकु की तरह, जैसे कल्पना कीजिए कि यहाँ पे मेरा एक हाथ, या फिर इसको देखिए, ये कार्ड है, ठीक है। इस कार्ड के प्रत्येक बिंदु को हमने धागे से बांध दिया और उसको ऐसे एक बिंदु पर ले जाकर मिला दिया। कल्पना कीजिए ये पूरा पृष्ठ के हमने धागे से छेद करके धागा को ऐसे यहाँ पे एक बिंदु पे मिला दिया, तो आकृति कैसे बनेगी, एक शंकु की आकृति बनेगी, एक शंकु की। वो शंकु क्या होती है, घन आकृति कहलाती है, ठीक है। बेलन, शंकु, गोला, ये सब घन आकृति कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आकृति बनेगी ये कैसी बनेगी, शंकु की आकृति बनेगी। और शंकु की आकृति पे इसके प्रत्येक बिंदु पर ऐसे सोचिएगा तो देखिए ऐसे वृत्त की तरह दिखेगा, उसके अंदर प्रत्येक बिंदु को मिलाएंगे तो ऐसे क्या बनेगा, एक वृत्त दिखेगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इसी में हम लोग घन कोण बोलते हैं। ये घन कोण, इसको हम लोग बोलते हैं डी ओमेगा, ठीक है। ये ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, ठीक है। ये छोटा ओमेगा होता है, ये बड़ा ओमेगा होता है। तो हम कोई भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। चलिए इसी को लिखते हैं, घन कोण डी ओमेगा। यहाँ पे जो एंगल ऐसे वृत्ताकार बनेगा ऐसे, वो घन कोण है। अगर मान लीजिए कि क्षेत्रफल जो है, ये क्षेत्रफल डी ए है, सूक्ष्म क्षेत्रफल कितना है, डी ए है, और ये दूरी कितना मान लेते हैं, मतलब औसत दूरी सबके लिए कितना है, आर है। तो इसका फॉर्मूला होता है घन कोण डी ओमेगा बराबर डी ए बटे में कितना, आर स्क्वायर। ये घन कोण का फॉर्मूला है, डी ओमेगा बराबर डी ए बटे में कितना, आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसे बात करें, मान लीजिए कि मेरे पास एक वृत्त है, वृत्त नहीं कहेंगे इसको, खोखला गोला मान लेते हैं, ठीक है। अब इस खोखले गोले के, या फिर इसको ठोस गोला मानते हैं, खोखला गोला नहीं, इसको ठोस गोला मानते हैं। इस ठोस गोले से ऐसे यहां से हमने एक छोटा सा भाग काट लिया, ये छोटा सा क्षेत्रफल कितना है, डी ए है। इसको केंद्र से एल से लिखिए, इस आकृति का, ठीक है। तो यहाँ पे जो आकृति बनेगी वो इस गोलाकार आकृति होगी ना, क्योंकि वैसे उसके अंदर से काट के निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा। जैसे होता है ना, खरबूजे को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये मतलब अच्छे से पका हुआ है कि नहीं, मतलब लाल है कि नहीं, रेड है कि नहीं। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, एक होल करते हैं, और वो होल कैसा होता है, ऐसे शंकु की तरह होता है ना, ऐसे मतलब उसमें से निकालते हैं बाहर तो ऐसे शंकु की तरह निकलेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो घन कोण क्या होता है, डी ओमेगा। और मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी है, आर, और छोटा सा क्षेत्रफल कितना है, डी ए। तो इस घन कोण का फॉर्मूला डी ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, डी ए बटे में आर स्क्वायर, ठीक है। इसका ऐसे मात्रक होता है रेडियन, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम पूरे घन कोण, पूरे गोले की बात करें, पूरे गोले के लिए, पूरे गोले के लिए, पूरे गोले के लिए घन कोण के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, मतलब सूक्ष्म भाग के लिए घन कोण डी ओमेगा है,
तो पूरे गोले के लिए क्या होगा, घन कोण, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डी ओमेगा को क्या लिखेंगे, डी ओमेगा का मान कितना है, डी ए बटे में कितना, आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा का मान हो जाएगा, ये डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा होगा, डी ए, देखिए डी ए सूक्ष्म क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन होगा तो ए होगा बटे में कितना, आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे घन कोण ओमेगा बराबर ए बटे में आर स्क्वायर, क्षेत्रफल बटे में कितना है, आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे ठोस गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर बटे में, ये त्रिज्या स्मॉल आर है, बटे में आर स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर 4 पाई एस्टे रेडियन, एस्टे रेडियन, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो पूरे ठोस गोले के लिए घन कोण ओमेगा बराबर कितना होता है, 4 पाई एस्टे रेडियन। उसी तरह वृत्त के लिए कितना होता था, पूरे वृत्त के लिए एंगल थीटा बराबर 2 पाई रेडियन, और पूरे गोले के लिए घन कोण 4 पाई एस्टे रेडियन, ठीक है। अब एक और कंडीशन समझिए इसको। अब देखिए यहाँ पे जो हमने ये भाग काटा है इसको हम बाहर निकालते हैं, ऐसे कल्पना करते हैं कि ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये इस आकृति का है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, घन कोण डी ओमेगा, यहाँ पे आकृति ऐसे बनेगा। अब हम अच्छा एक इसका क्षेत्रफल सदिश, देखिए यहाँ पे इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर, ये डी ए वेक्टर है, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए है और त्रिज्या आर है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे कल्पना करते हैं कि ये जो डी ए वेक्टर है, मतलब जो छोटा सा क्षेत्रफल है, इसको हम ऐसे थोड़ा सा टर्न करके, मतलब ऐसे, मतलब ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल था हमने इसको थोड़ा सा ऐसे टर्न कर दिया। तो अब जो है इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ आ जाएगा, देखिए इसका क्षेत्रफल सदिश इस डायरेक्शन में आएगा। क्षेत्रफल सदिश बताया था, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, मतलब क्षेत्रफल का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो ये पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर था, अब ये पृष्ठ ऐसे घूम गया तो क्षेत्रफल सदिश भी ऐसे घूम गया। मान लीजिए कि ये क्षेत्रफल सदिश, ये थीटा एंगल, देखिए ये इससे थीटा एंगल घूम गया, ठीक है। तो इस डी ए जो पृष्ठ ऐसे घूम गया है इस डायरेक्शन में, इसका इधर घटक कितना होगा, बताए थे कि जहां पे एंगल बनता है, जिधर एंगल बनता है उधर घटक कितना होता है, डी ए कॉस थीटा, मतलब कि इस डी ए का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ये डी ए कॉस थीटा। तब इस स्थिति में घन कोण का मान, जो घन कोण का फॉर्मूला होगा वो डी ए का इधर वाला कंपोनेंट लेंगे, डी ए कॉस थीटा बटे में कितना, आर स्क्वायर, ठीक है। अगर, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इसका रेडियली मतलब जो त्रिज्यता बाहर की डायरेक्शन है, ये डी ए पहले इस डायरेक्शन में था, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो त्रिज्या के ही डायरेक्शन में लेते हैं, मतलब डी ए का इधर घटक कितना आ जाएगा, डी ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो डी ए कॉस थीटा बटे कितना, आर स्क्वायर। ये घन कोण का फॉर्मूला है और गॉस के प्रमेय में इसका उपयोग है, मतलब इसका यूज आएगा, और इसी के सहारे हम लोग क्या करेंगे, गॉस के प्रमेय को प्रमाणित करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। अब समझते हैं, देखिए गॉस का प्रमेय क्या है। देखिए इससे पहले जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि किसी समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फलक, जैसे मान लीजिए ये समतल एक पृष्ठ है और ये विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, और विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण मान लेते हैं कितना है, थीटा है, ठीक है। ये थोड़ा चलिए मान लेते हैं इसके बीच का एंगल थीटा है, तो फाई बराबर क्या होता था, ई ए कॉस थीटा, मतलब विद्युत फलक फाई बराबर क्या होता था, ई ए कॉस थीटा। ये किसी पृष्ठ से गुजरने वाला फलक था, ठीक है। लेकिन गॉस का प्रमेय भी फलक से ही संबंधित है, किसी बंद सतह के लिए, ठीक है, ये खुले पृष्ठ के लिए था।
तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, हम उसको लिख रहे हैं, उसके बाद इसको हम लोग प्रमाणित करेंगे। देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फलक, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फलक उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस का प्रमेय है। कहने का अर्थ है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फलक उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर Q आवेश है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फलक, मतलब चारों तरफ से ये विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है फाई, वो क्या होता है, परिबद्ध कुल आवेश। कुल आवेश क्या है, Q। मतलब कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स इस पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। देखिए, परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस का प्रमेय है, यानी कि फाई बराबर कितना, Q/ε0। ये गॉस का प्रमेय है, यही फॉर्मूला, और हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करने के बाद इसको हम लोग अच्छे समझेंगे गॉस के क्या लिमिटेशन है, कहाँ लागू होता है, इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक पृष्ठ है, ये किसी भी आकृति का एक पृष्ठ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पर एक बिंदु O पर मान लेते हैं +Q आवेश स्थित है। कितना है, +Q आवेश स्थित है। उसके बाद यहां पर हम एक क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA की कल्पना करते हैं। यहां पे हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इस आवेश के कारण, पहले इसको ऐसे मिला लेते हैं, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल dA था, और यहाँ पे घन कोण जो बन रहा है वो कितना है, घन कोण d ओमेगा। यहाँ पे बनेगा ना घन कोण, अभी तो बताया पिछले लेक्चर में, ये घन कोण कितना है, d ओमेगा। अब देखिए, अब ये Q आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर होगा, क्योंकि +Q आवेश से विद्युत क्षेत्र क्या होता है, लंबवत बाहर की ओर होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इस ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन इधर होगा, dA वेक्टर, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, किसी भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। और मान लीजिए एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा है। ठीक है, तो इस DE, मतलब ये सूक्ष्म जो क्षेत्रफल है dA, इस dA का इधर घटक कितना आएगा, dA cos थीटा। इस डायरेक्शन में क्या आएगा, इसका मतलब जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है, इसका इस दिशा में घटक कितना आएगा, dA cos थीटा, क्योंकि इधर एंगल बन रहा है, तो इधर घटक कितना आएगा, dA cos थीटा। अब हमें क्या करना है, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान निकालना। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं, +Q के कारण ये बिंदु P मान लेते हैं, +Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, E बराबर K 1/4 पाई ε0 Q बटन कितना, R²। ये दूरी कितना है, R है।
तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटन कितना R स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, परिमाण है। ठीक है, मतलब प्लस Q आ गया, इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और इसका परिमाण कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटन कितना R स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला फ्लक्स, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला फ्लक्स d फाई, मतलब सूक्ष्म भाग है तो सूक्ष्म भाग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, सूक्ष्म होगा d फाई। और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं इंटीग्रेशन E डॉट dA। ठीक है, पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में हम लोग विद्युत फ्लक्स को पढ़े थे कि अनियमित आकार के कारण जो विद्युत फ्लक्स होता है d फाई बराबर E डॉट ds होता है। ठीक है, ये ds नहीं बल्कि यहाँ पे dA है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे dA, क्षेत्रफल dA माने। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर हमें पूरे पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखते हैं, पूरे पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, तो इंटीग्रेशन d फाई बराबर इंटीग्रेशन E डॉट dA। ठीक है, तो d फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा और इंटीग्रेशन, एक चीज और यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम लोग ये चिन्ह लगाएंगे, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन मतलब हम लोग ये बंद सतह के लिए जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, बस बाकी सब कुछ साधारण इंटीग्रेशन में होगा। E dA cos थीटा होगा ना, E डॉट dA बराबर A डॉट B बराबर AB cos थीटा होता है। तो फाई बराबर हो जाएगा, देखिए E कांस्टेंट है तो इसको बाहर हम लोग निकाल सकते हैं, रहने दीजिए। क्लोज इंटीग्रेशन E का मान देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटन कितना R स्क्वायर dA cos थीटा। तो फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q क्या कर लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो क्लोज इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, देखिए dA cos थीटा बटन कितना R स्क्वायर। ठीक है, तो फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब याद कीजिए, अभी हम लोग पढ़े थे dA cos थीटा बटे R स्क्वायर क्या है, यही तो घन कोण है, dA cos थीटा बटे में कितना R स्क्वायर, ये हो गया घन कोण d ओमेगा। ठीक है, अब देखिए फाई बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और ये ओमेगा का मान कितना आया था d, ये इसका इंटीग्रेशन 4 पाई अभी तो निकाले थे। किसी बंद सतह के लिए ओमेगा कितना आया था, घन कोण 4 पाई, समतल कोण कितना होता है 2 पाई, लेकिन हमें जरूरत है यहाँ पे घन कोण, तो घन कोण कितना होता है 4 पाई। तो ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो फाई बराबर कितना आया Q बटे एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस का प्रमेय है। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। देखिए किसी पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स फाई बराबर कितना होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। देखिए अब इसको लैंग्वेज में लिखना होगा तो हम लोग एकदम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। माना किसी बंद पृष्ठ, ये A मान लेते हैं, माना किसी, देखिए लैंग्वेज कैसे लिखेंगे क्योंकि लैंग्वेज लिखना जरूरी होता है, सुनिए ध्यान से। माना किसी बंद पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु O पर धन आवेश Q है, ठीक है, जिसका सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से दूरी R है। फिर से सुनिए, माना कोई बंद पृष्ठ A है जिसके अंदर किसी बिंदु O पर प्लस Q स्थित है, इस Q से R दूरी पर सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है। ठीक है, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से, ये पूरा डायग्राम बनाने के बाद फिर नीचे लिखना सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से, नहीं सॉरी, उसके बाद पहले ये लिखना प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
मतलब कि हेडिंग के बाद सिंपल थोड़ा सा लिखना है। माना किसी बंद पृष्ठ ए के अंदर किसी बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए, ठीक है। तो प्लस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद ये नोट कर देना, ठीक है, इसे नोट कीजिए। अब देखिए इस गॉस के प्रमेय को और आसानी से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। वो और आसान तरीका है, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखिए जिससे मान लीजिए कि मेरे पास एक ये गोला है, ठीक है, ठोस गोला है। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक प्लस क्यू आवेश स्थित है और यहाँ पर हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ये डी ए मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की ओर, और उस प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, बाहर की ओर, ठीक है। तो प्लस क्यू के कारण यहाँ पर देखिए ये सूक्ष्म क्षेत्रफल कितना है, डी ए है। तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र ई बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटन कितना, आर स्क्वायर। ये दूरी कितना है, आर स्क्वायर, ये दूरी आर है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटन कितना, आर स्क्वायर। अब इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई कितना होगा, सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। और देखिए ई डॉट डी ए, इनके बीच का एंगल कितना है, कॉस, एक मिनट, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस 0 होगा। ई और डी ए, विद्युत क्षेत्र और डी ए सूक्ष्म, मतलब ये क्षेत्रफल से देख, दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 0 है। तो इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं पूरे पृष्ठ के लिए, पूरे पृष्ठ के लिए। तो डी फाई और ई डी ए हो जाएगा। तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, ई का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटन कितना, आर स्क्वायर, बाहर निकालिए इसको। और डी ए का ये डी ए उसी तरह रहेंगे, फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए होगा ना, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। तो फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। ए इस गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो क्या आया, फाई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन। ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इस डेरिवेशन में क्या है, एक ही आसान क्या है, इसमें घन कोण नहीं आया, इसमें घन कोण का कहीं यूज नहीं है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन भी आसान है, इससे भी हम लोग कर सकते हैं, सही है। तो इसे भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग इस गॉस के प्रमेय के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक मिनट देख ले कैमरा चल रहा है या नहीं, चलिए ठीक है। अब देखिए नोट, फर्स्ट देखिए गॉस का प्रमेय जो है वो किसी बंद सतह के लिए होता है, वो सिर्फ बंद सतह के लिए ही लागू होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कोई बंद सतह है, ये इसके अंदर यहाँ पर प्लस Q1 आवेश, प्लस Q2 आवेश, माइनस Q3 आवेश, प्लस Q4 आवेश यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। मतलब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर 4 आवेश रखे हुए हैं। तो कह रहा है कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। तो जो गॉस का प्रमेय है, गॉस के प्रमेय हम लोग पढ़े थे कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, उस पृष्ठ में केवल, मतलब इस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है बस वही आवेश,
इसके बाहर जितने भी आवेश रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो क्या लिखेंगे, फाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, क्यू बटे में कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये जो क्यू होता है इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश होता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू इन। क्यू इन का मतलब कि इस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है, तो पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बटे में एप्सिलॉन। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि अगर पृष्ठ के बाहर कोई आवेश हो तो उससे इसके फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अगला नोट्स देखते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए यहां पर ये कोई पृष्ठ है ऐसे, ठीक है, और यहां पर एक प्लस क्यू आवेश है। अब कोई पूछ रहा है कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। इस बात को हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे कि अगर पृष्ठ से बाहर कोई आवेश है तो इस पृष्ठ से जितने बल रेखाएं इसमें प्रवेश करेगी, इस पृष्ठ से मतलब सॉरी, इस आवेश से जितनी भी बल रेखाएं निकलेगी और इससे जितनी प्रवेश करेगी उतनी ही तो बाहर निकल जाएगी। तो जो विद्युत बल रेखाएं इसमें प्रवेश करती है उसके लिए फ्लक्स क्या होता है, उसके लिए फ्लक्स यहाँ पे पॉजिटिव होता है, और उतनी ही बाहर निकल रही तो उसके लिए फ्लक्स क्या होता है, निगेटिव होता है। तो कुल फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, ये फाई डैश बराबर प्लस फाई माइनस फाई, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है, या फिर ऐसे समझे कि अगर आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो इस बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए फाई बराबर अभी फॉर्मूला क्या बताया, क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब कि अगर इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है तो क्या होना चाहिए, इस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है वो यहाँ पे होना चाहिए, क्यू इन होना चाहिए। तो इस पृष्ठ के अंदर तो एक भी आवेश नहीं है, कुछ आवेश नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 बटे में एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों तरह से कितना होगा, 0। तीसरा, यदि मान लेते हैं कि यदि बंद पृष्ठ के अंदर कोई द्विध्रुव हो, ठीक है, ये मान लेते हैं कि कोई एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर एक द्विध्रुव है। तो द्विध्रुव का मतलब होता है एक तरफ प्लस क्यू और दूसरी तरफ माइनस क्यू। ठीक है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला हमें फ्लक्स बताना है, फ्लक्स फाई बराबर हुआ। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए गॉस का प्रमेय क्या होता है कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, मतलब इसके पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है, अभी फॉर्मूला लिखे थे क्या, क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर क्या होता है, क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन मतलब कि इसके अंदर आवेश कितना है, एक प्लस क्यू आवेश है और दूसरा क्या है, माइनस क्यू आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। तो 0 बटे में एप्सिलॉन कितना होगा, 0 होगा। यानी कि ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी पृष्ठ के अंदर, इसको हम लोग गॉसियन पृष्ठ भी बोलते हैं, ठीक है, किसी पृष्ठ के अंदर जितने भी विद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए, कितने भी मतलब अनंत रख दिया जाए या 10-12 कुछ भी रख दिया जाए, तो उस पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये नोट कीजिए। अगला देखिए, किसी पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, किसी पृष्ठ के लिए फ्लक्स, किसी पृष्ठ के लिए फ्लक्स पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, किसी पृष्ठ से
पृष्ठ के लिए फ्लक्स पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। इसका आप समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। तो इस प्लस क्यू आवेश से मान लेते हैं ये विद्युत बल रेखा ऐसे बाहर निकलेगी, ऐसे मान लेते हैं ये 6 विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये 6 विद्युत बल रेखाएं इसको पार करके बाहर निकल जाएगी। तो विद्युत फ्लक्स जो भी आएगा, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना आएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर इस पृष्ठ की आकृति मतलब ये जो त्रिज्या आर था, इस त्रिज्या आर को हम दुगना कर देते हैं, इस त्रिज्या आर को हम दुगना कर देते हैं, तो अभी भी तो उतना ही फ्लक्स बाहर निकलेगा ना। यही देखिए, मतलब कि इस त्रिज्या को बड़ा करने से ये आवेश का मान थोड़ा ना बदल गया। तो आवेश पहले जितना था अभी भी उतना ही है, तो उससे निकलने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या भी क्या होगी, उतनी ही होगी। तो इस पृष्ठ से अभी भी क्या होगा, उतना ही फ्लक्स निकलेगा। या फिर मान लीजिए ये क्यू आवेश को हम त्रिभुज के अंदर रख दिए, या फिर आकृति ये चतुर्भुज हो गया, तो अभी भी पहले अगर 6 विद्युत बल रेखाएं निकल रही थी, तो अभी भी इससे कितने निकलेगी, 6 ही निकलेगी ना। यहां से भी कितना निकलेगा, 6 ही विद्युत बल रेखाएं निकलेगी। तो कहने का अर्थ है कि किसी पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता, पृष्ठ बड़ा हो या छोटा हो। अगर वो आवेश पृष्ठ के अंदर है, भीतर होना चाहिए, पृष्ठ पर नहीं होना चाहिए, पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, सब मतलब सभी पृष्ठ के लिए बराबर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये ऐसे बना सकते हैं इसको, पांचवा हम देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, जिससे मान लीजिए ये एक अर्धगोला है, ये एक अर्धगोला है, ठीक है। इसमें हम 3 कंडीशन लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश पहला कंडीशन है, दूसरा कंडीशन में हमने यहाँ पर प्लस क्यू आवेश को रखा, और तीसरा कंडीशन में हमने यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा, ठीक है। तो तीनों कंडीशन के लिए हमें विद्युत फ्लक्स बताना है। मतलब पहले कंडीशन में हमने यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा है, दूसरे कंडीशन में यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा है, और तीसरे कंडीशन में इसके ठीक बाहर प्लस क्यू आवेश रखा है। तो तीनों कंडीशन के लिए हमें विद्युत फ्लक्स बताना है, यानी कि φ1 का मान बताना है, φ2 का मान बताना है, और φ3 का मान बताना है। तो देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़े कि अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश Q रखा हुआ है, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि इस प्लस Q के कारण इधर जितने भी विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, यानी कि उससे निकलने वाला जितना भी फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर तीसरे कंडीशन की बात करते हैं, इसको हम लोग अभी समझेंगे, पहले तीसरे कंडीशन की बात कर लेते हैं। इससे पहले पढ़े थे एक नोट में कि अगर आवेश पृष्ठ के बाहर कहीं भी स्थित हो, तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि फाई बराबर क्या होता है, Q इन बटे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आवेश अगर पृष्ठ के बाहर स्थित है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, मतलब ये 3 क्वेश्चन ये नहीं समझिए कि यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, ये नहीं है। ये पहले सिचुएशन में यहाँ पे था, दूसरे सिचुएशन में यहाँ पे था, तीसरे सिचुएशन में यहाँ पे था। तो यहाँ पे जब है तो इसके अंदर आवेश कोई नहीं है, तो जब आवेश नहीं है तो Q इन कितना हो जाएगा, 0, और बटे में एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब ये तीसरा कंडीशन था। दूसरे कंडीशन पे बात करना है अभी हमें, ये दूसरे कंडीशन को समझना है, ठीक है। तो दूसरे कंडीशन को समझते हैं। देखिए, अब यदि एक चीज देखिए, यहाँ पे अगर ये एक आवेश है, यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से
इससे 6 विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, मान लेते हैं इससे 6 विद्युत बल रेखाएं निकल जाए, ठीक है। और ये ऐसे रखा हुआ है, मतलब कि किसी, ये हाथ है मेरा, ठीक है, इस हाथ पर यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है, तो 3 विद्युत बल रेखाएं ऐसे ऊपर की ओर और 3 विद्युत बल रेखाएं नीचे की ओर। तो अगर मान लीजिए कि ये आवेश इसके पृष्ठ पर रखा हुआ है, तो इससे 3 विद्युत बल रेखाएं ये अंदर की ओर जाएगी और 3 विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, मतलब 3 ही नहीं निकलते, हम माने हैं कि यहाँ से 6 निकल रही है, तो आधा विद्युत बल रेखाएं इधर निकल जाएगी और आधा विद्युत बल रेखाएं इसके अंदर प्रवेश करेगी, ठीक है। तो Q आवेश से, Q आवेश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये Q आवेश कहाँ होना चाहिए, ये Q आवेश उस पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, लेकिन अभी ये Q आवेश कहाँ पे है, ये सतह पे है, ठीक है। तो अगर सतह पे है तो आधा फ्लक्स इसके अंदर जा रहा है और आधा फ्लक्स इसके बाहर है। तो जब आवेश पृष्ठ पे रखा हुआ है तो यहाँ से विद्युत फ्लक्स जो होगा φ2 होगा वो Q बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यों, क्योंकि Q बटे एप्सिलॉन नॉट का आधा हो जाएगा, क्योंकि आधा फ्लक्स बाहर निकल जाएगा, आधा फ्लक्स अंदर जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी समझते हैं, अगर मान लीजिए कि ये अर्धगोला है, ठीक है, और इसके केंद्र पर यहाँ पर ये Q आवेश रखा हुआ है, तो अगर हमें इसके लिए गॉस का प्रमेय लगाना है, मतलब गॉस का प्रमेय लगा के फाई का मान निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस Q आवेश के लिए एक बंद आकृति बनाना पड़ेगा, उसके सममित, मतलब उसी के जैसा एक बंद आकृति बनाना पड़ेगा, ताकि ये आवेश बंद पृष्ठ के अंदर हो जाए। जब बंद पृष्ठ के अंदर हो जाए तो हम इसके लिए गॉस का प्रमेय लगा सकते हैं। तो देखिए, अगर ये आवेश यहाँ केंद्र पर होता तो इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। जब ये गोला पूरा होता, हमने ये काल्पनिक गोला बनाया आधा, जब ये गोला पूरा होता तो इससे फ्लक्स कितना निकलता, फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, यही तो है गॉस का प्रमेय। लेकिन ये आधा गोले से हमें पूछ रहा है ना फ्लक्स कितना है, तो आधा गोले के लिए फ्लक्स कितना होगा, Q बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ आया, ठीक, इसे नोट कीजिए। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक घन है, ये एक घन है, ठीक है। घन के केंद्र में यहाँ पर एक प्लस Q आवेश स्थित है, ठीक है। तो इस घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, पूरे घन के पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, Q बटे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है कि एक घन है, घन के किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, तो देखिए मान लीजिए किसी एक पृष्ठ, ये वाला, इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स पूछ रहा है। एक घन के केंद्र पर Q आवेश रखा हुआ है, तो घन के एक पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है, ये हमें निकालना है। अब ऐसे सोचिए, अगर यहाँ पे Q आवेश है तो इस Q आवेश से जितने भी विद्युत बल रेखाएं निकलेगी वो 6 पृष्ठ से गुजरेगी, मतलब कि यहाँ पर अगर Q आवेश है तो यहाँ से चारों तरफ निकलेगी और ये कुल विद्युत बल रेखा कहाँ से गुजरेगी, 6 पृष्ठ से गुजरेगी ना, यानी कि कुल बल रेखा 6 भाग में बढ़ जाएगी। तो कह रहे हैं कि एक भाग से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, तो एक भाग से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, Q बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका 5 भाग, जैसे इधर भी पृष्ठ है, इधर भी पृष्ठ है, इधर भी है, इसके पीछे भी है, इसके सामने भी, एक पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स पूछ रहा है। तो एक पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, इसके 5 भाग तो बाहर निकल गए, तो एक भाग से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, Q बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 भाग है तो 6 भाग से, मतलब इसमें 6 से भाग कर देंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है।
अब यदि मान लीजिए, ध्यान से देखिए, ये क्यू आवेश, ये पहला क्वेश्चन था, ये क्यू आवेश अगर ये क्यू आवेश इस घन के निचले सतह पे, यहाँ पे देखिए एकदम, ये पृष्ठ पर यहाँ पर है, ये जो क्यू आवेश है इस पृष्ठ पर यहाँ पर है, तो इससे कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स बताइए। मतलब कि ये जो पृष्ठ है इस पर क्यू आवेश है, तो इस पूरे घन से विद्युत फ्लक्स बताइए। ठीक है, तो इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से इसे सममित के आधार पर इसे पूरा बनाना पड़ेगा। पूरा बनाने का मतलब कि अगर आवेश यहाँ पे है तो एक साइड इसकी तरफ जितना पृष्ठ है, दूसरे तरफ भी उसका उतना ही पृष्ठ होना चाहिए, काल्पनिक। तो इसको हमें ये पूरा करना पड़ेगा। ये बात समझ आ रहा है? ये एक पृष्ठ पर यहाँ पर क्यू आवेश था, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ, इसको काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बनाया, ये एक गॉसियन पृष्ठ बन गया। अब ये आवेश के उस तरफ जितना पृष्ठ है, इधर भी उतना ही पृष्ठ है, तो इस प्लस क्यू के कारण गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, देखिए फाई बराबर जो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है, ये पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, लेकिन हमें पूछ रहा है कि ये इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। तो देखिए आधा भाग इधर है, आधा भाग इधर है, तो आधा भाग से ही पूछ रहा है ना विद्युत फ्लक्स, तो फाई डैश मतलब इस से गुजरने वाला, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई डैश बराबर क्यू बटे में 2 एप्सिलॉन, क्योंकि आधा भाग इधर निकल जाएगा और आधा भाग ऊपर जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है, तो इसे नोट